Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 25th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Model Agriculture Land Leasing Act, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially from the subtopic land reforms in India sub point of view. So ये टॉपिक एज इट इज़ आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे. देखो, दिस आर्टिकल इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नेम्ड राजीव गांधी किसान न्याय योजना. इस स्कीम को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया था दैट अंडर दिस स्कीम द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल डिसबर्स अबाउट ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर्स and this amount will be deposited into the bank account of the farmers in order to assist farmers before the sowing season of the kharif crop. जैसे कि पैडी, मेज, शुगर केन, इनके सोइंग से पहले फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत होगी, और इस कारण से छत्तीसगढ़ सरकार ने फार्मर्स के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करने का फैसला लिया है अंडर दिस स्कीम. नेवरदलेस ये पैसा एक बार में नहीं जमा होगा, इट विल बी डिपॉजिटेड इन 4 इंस्टॉलमेंट्स. तो ये है राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर के आई थी. इस आर्टिकल में हम इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कशन करेंगे कि हाउ दिस स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड. देखो, इसी तरह के स्कीम सेंट्रल लेवल पे भी चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको पता होगा PM किसान, जिसके अंदर ₹6,000 एज ए कैश ट्रांसफ़र इज़ गिवन टू द फार्मर्स इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच. उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस तरह के स्कीम्स चला रहे हैं. फॉर एग्जांपल कालिया स्कीम इज़ रन बाय उड़ीसा गवर्नमेंट, कृषक बंधु स्कीम बाय वेस्ट बंगाल एंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बाय झारखंड गवर्नमेंट. ये सारे स्कीम में कुछ कैश बेनिफिट दिया जाता है सरकार की तरफ से फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स को उनके सोइंग में, हार्वेस्टिंग में, जो भी उनके फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको थोड़ी सी इकोनॉमिक सपोर्ट मिल पाए. तो अब इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स जो हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, उसके अलावा कई सारी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है. हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसके पहले उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड ऑलरेडी चला रहा है. क्या इन सारे स्कीम से फार्मर्स को रियल सेंस में फ़ायदा होता भी है या नहीं? सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दीज स्कीम्स डू नॉट बेनिफिट फार्मर्स इन रियल सेंस. जो रियल फार्मर्स हैं उनको सच में फ़ायदा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दीज कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स. तो ज़रा ये भी समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है. सो देखो, दीज स्कीम्स प्रोवाइड कैश ट्रांसफ़र टू फार्मर्स हु ओन द लैंड. तो जिस फार्मर के नाम पे खेत होता है, ज़मीन होता है, उस फार्मर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है अकॉर्डिंग टू सच कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटाज अबाउट इन 90% ऑफ द केसेस जो फार्मर्स होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जो सच में लैंड होल्ड करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, दे डू नॉट एक्चुअली गेट इन्वॉल्व इनटू कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस. वो खुद खेती नहीं करते, वो रादर किसी और को खेती पे लगाते हैं. जिनके पास ज़मीन नहीं होती है या काफ़ी कम ज़मीन होती है, लैंडलेस फार्मर्स, उनको खेती पे अपनी ज़मीन दे देते हैं ये बड़े लैंडलॉर्ड्स या बिग फार्मर्स. तो अब सरकार पैसे ट्रांसफ़र कर रही है उस फार्मर के अकाउंट में जिसके नाम पे वो खेत है, बट एक्चुअली में वो फार्मर को ना पैसों की ज़रूरत है क्योंकि वो रिच है, और ना ही वो खेती कर रहा है. दैट रियल फार्मिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय समवन एल्स हु हैज़ टेकन हिज लैंड ऑन लीज या ऑन रेंट. तो
जो इंसान सच में खेती कर रहा है उसको कैश बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि वो इंसान जो बड़ा लैंडलॉर्ड है, जो लैंड साइज को होल्ड कर रहा है, उसको कैश बेनिफिट मिल जाता है। एंड इन दिस वे द कैश बेनिफिट गोज टू द रिच फार्मर्स रादर दैन गोइंग टू द पुअर लैंडलेस टिलर्स हु एक्चुअली डू द कल्टीवेशन। इसको फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, ये मान लो कोई एक रिच लैंडलॉर्ड है, इसके पास कोई एक बड़ा सा लैंड साइज है, एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये खुद खेती नहीं करेगा, ये अपने इस लैंड को किसी दूसरे पुअर लैंडलेस फार्मर्स को रेंट पे दे देगा। आपने सुन रखा होगा अधिया सिस्टम, ऐसा कुछ, जिसमें ये पुअर फार्मर इसके खेत में खेती करेगा और जो भी प्रोड्यूस आएगा उसका 50% वो इस रिच लैंडलॉर्ड के साथ उसका प्रोड्यूस को शेयर करेगा। इस तरह का सिस्टम मोर और लेस प्रिवेलेंट है पूरे इंडिया के अंदर। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ज़्यादातर लोग जो खेती करते हैं वो उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के कैश बेनिफिट स्कीम्स जब लेकर के आती है, then it transfers the cash amount in the account of the farmer on whose name the land is registered। तो नेचुरली ये जो पैसा है जो भारत सरकार मान लो पीएम किसान के अंतर्गत चला रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 36 गवर्नमेंट लेकर के स्कीम, वो कैश ट्रांसफ़र जाएगा इस फार्मर के अकाउंट में जिसके नाम पे ये ज़मीन है, बट एक्चुअली में ना ये खेती कर रहा है ना इसको इतने पैसों की ज़रूरत है। द रियल नीडी इज़ दिस फार्मर, बट इसको कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ सच कैश इंसेंटिव स्कीम्स। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नीति आयोग ने 2016 में एक एक्ट प्रपोज किया। उस एक्ट का नाम है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्ट की मदद से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। दिस मॉडल लॉ वाज सर्कुलेटेड टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो नीति आयोग ने एक कानून बनाया। देखो, नीति आयोग अपने आप में कानून तो बना नहीं सकती, तो उसने एक कानून का एक मॉडल बनाया और वो मॉडल उसने प्रपोज किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप इस तरह का कानून अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरीके से एक मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट प्रपोज किया नीति आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपने अपने स्टेट में इस तरह का एक्ट को इम्प्लीमेंट करें। इससे ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किया जा सकता है। द कैश बेनिफिट विल गो टू द रियल नीडी फार्मर्स। तो जरा सा देखते हैं कि आखिर वो कौन से प्रोविज़न हैं जिनकी मदद से ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एज सजेस्टेड बाय नीति आयोग। सो इस लॉ के हिसाब से ऑल लैंड लीजिंग शुड बी डन इन लीगल मैनर थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी तक जो ये खेती पे ये रेंट देता है इस फार्मर को खेती के लिए, इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। ये सब कुछ ओरल कम्युनिकेशन से ही हो जाता है। इसने इस पुअर लोगों को बुलाया, पुअर फार्मर को बुलाया, इस रिच फार्मर ने, और इसको बोल दिया कि तुम ये खेती करो, ये खरीफ सीजन का खेती करो, और जो भी आउटकम होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसका 50% मेरे साथ शेयर कर लेना। ये इनके बीच का वर्बल एग्रीमेंट होता है। कोई प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता इन लीगल सेंस। तो इस एक्ट के हिसाब से अब ये वर्बल एग्रीमेंट नहीं होगा, नो वर्बल agreement allowed. Now there will be proper legal डॉक्यूमेंटेशन फॉर एनी रेंट एग्रीमेंट फॉर एनी क्रॉप सीजन। तो मान लो खरीफ सीजन में, जैसे अभी खरीफ सीजन आ रहा है और इस फार्मर को किसी एक इस इंसान को अपनी खेत देनी है ऑन लीज फॉर द खरीफ सीजन, तो उसके लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट कराना होगा इनको, और उसके बाद ही ये जो पुअर लैंडलेस फार्मर है वो इसके खेत में खेती कर सकता है फॉर द अपकमिंग सीजन। तो देखो, इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार जब प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाएगी, सो नाउ द गवर्नमेंट विल नो विद द हेल्प ऑफ दिस रेंट एग्रीमेंट कि इस पर्टिकुलर सीजन में इसने नहीं, इस पर्टिकुलर इंसान ने, इस किसान ने खेती की है। तो उसके बाद आफ्टर दिस हार्वेस्ट सीजन द कैश ट्रांसफ़र विल बी डन इन द अकाउंट ऑफ दिस फार्मर रादर दैन दिस फार्मर। होगा क्या कि एक बार जब प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद इस रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ शेयर की जाएगी, पटवारी के साथ शेयर की जाएगी, जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बीडीओ के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके मदद से, इस एग्रीमेंट की मदद से ये बात पता चल जाएगी कि एक्चुअली में वो कौन इंसान है जिसने खेती की है। तो रियल फार्मर विल बी नाउ स्पॉटेड एंड देन द कैश ट्रांसफ़र विल नॉट बी डन इन द अकाउंट ऑफ दिस फार्मर जिसके नाम पे ये खेत है, रादर द कैश ट्रांसफ़र will be done in the name of or in the account of this farmer who actually practiced this
फार्मिंग। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है एंड द एक्चुअल नीडी फार्मर विल गेट द कैश इंसेंटिव। तो ये मेन पर्पस है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट का कि एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बननी चाहिए। तो इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ दिस मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। तो बाकी सारे बेनिफिट्स भी देखते हैं। देखो, पहला बेनिफिट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट द रियल टिलर विल गेट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो जो रियल फार्मर है जिसने सच में खेती की है उसको गवर्नमेंट के कैश इंसेंटिव स्कीम्स का सच में फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है दैट मोर एंड मोर एग्रीकल्चरल लैंड कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। तो ये कैसे होगा, ज़रा इसको भी समझते हैं। देखो, कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो खेती के लिए जो प्रॉपर ज़मीन होती है, जो कंड्यूसिव ज़मीन होती है, वहाँ पे खेती की नहीं जाती। द रीज़न बीइंग जो उस खेत का ओनर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सच ओनर्स हैव डिपार्टेड इनटू सिटी एरियाज़ एंड देन नाउ दे आर लिविंग इन द सिटी एरियाज़ और अर्बन एरियाज़। लेकिन वो अपनी खेती को किसी दूसरे को लीज़ पे नहीं देते, रेंट पे नहीं देते, इन फियर कि वो जो दूसरा इंसान जिसको वो अपनी खेत देगा ऑन लीज़, वो हो सकता है कि इसके खेतों को वो इलीगल तरीके से एक्वायर कर ले। इस बात को मैं फिर समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक रिच लैंडलॉर्ड है, इसकी गांव में एक ज़मीन है, लार्ज साइज़ की ज़मीन है दैट इज़ सुटेबल और कंड्यूसिव फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। लेकिन अब ये शहरों में शिफ्ट हो गया, इसके पास पैसा है, ये शहरों में जाकर के शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ बेटर लाइफस्टाइल। तो अब ये अपने गांव की ज़मीन किसी दूसरे लैंडलेस फार्मर्स को जनरली देना नहीं चाहता है। ये एक जनरल अभी तक का देखा गया है अप्रोच, क्योंकि लोगों को डर होता है कि अगर उसने अपने गांव की ज़मीन किसी और को दे दी खेती करने के लिए, तो बाद में वो इंसान जिसने खेती करने के लिए ज़मीन रेंट पे लिया है, लीज़ पे लिया है, वो बाद में क्लेम कर सकता है कि ये ज़मीन उसकी खुद की है। ये प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग टेनेसी। तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शहरों के क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास गाँव में ऐसी खेतें हैं, वो अपनी खेतों को किसी और को रेंट पे नहीं देते हैं। लेकिन अगर एक बार प्रॉपर लॉ बन गया और एक बार प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होने लगा बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स जो वहाँ पे फार्मिंग करने वाला है, देन विथ हेल्प ऑफ दिस दैट एग्रीमेंट, ये जो लैंडलॉर्ड है जो शहरों में रह रहा है, इसको इस बात की गारंटी होगी कि इसकी ज़मीन को कोई इलीगल तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी नया रेंट पे घर ही लेते हैं, तो अब उस घर में आप जब जाते हैं तो आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना करके उस घर में इंटर करते हैं, उस घर में रहने जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट की मदद से कम लैंडलॉर्ड को एक बात की तसल्ली होती है कि आप उसके घर को अब इलीगल तरीके से कैप्चर नहीं कर सकते। The same concept will be now applicable for agricultural land. When there will be proper documentation of leasing, then the landlord who is living in the urban area, or for that matter if he is living in abroad also, will be able to give his land on lease to the farmers who are willing to cultivate on his land, because now after proper documentation this landlord is certain कि उसकी लैंड को इलीगल तरीके से कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो अब जब एक बार ये प्रॉपर लॉ बन जाएगा तो इस तरह के कई सारे लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, जिनके गांव में कई सारी खेतें हैं जो अभी तक खाली पड़ी हैं, उन सारी जगहों पे अब ये लोग धीरे धीरे लैंडलेस वर्कर्स को दे सकते हैं खेती करने के लिए, और इसकी मदद से ज़्यादा ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड कैन बी ब्रॉट अंडर यूज ऑफ कल्टिवेशन एंड विद दिस मोर एंड मोर फूड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये दो मेन बेनिफिट हो सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द प्रपोज्ड मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016 एज इट वॉज प्रपोज्ड बाई नीति आयोग। बट देर आर सर्टेन चैलेंजेज एज वेल। देखो, लैंड एंड एग्रीकल्चर आर स्टेट सब्जेक्ट, इस कारण से पार्लियामेंट इन जनरल कैन नॉट मेक लॉज ऑन दोज मैटर्स। आपने अपने बेसिक पॉलिटी में जरूर पढ़ रखा होगा, देर आर 5 केसेज इन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इवन स्टेट सब्जेक्ट्स, लेकिन वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। इन जनरल पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन स्टेट मैटर्स। तो लैंड एंड एग्रीकल्चर एज ए सेड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो इन पे इन जनरल पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता, इसलिए सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट इस पे कानून नहीं बनाया। और नीति आयोग ने एक मॉडल लॉ बना करके प्रपोज किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप एक इस तरह का कानून लेकर के आओ जिसमें एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोविज़न लेकर के आओ बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीति आयोग ने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो द प्रॉब्लम इज दैट नीति आयोग formulated this model agriculture land leasing act way back in 2016 itself, but till now many state governments are not implemented it, and that is why the benefits are yet to accrue.
The next article is taken from international segment. It is about national security law of China, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. दिस आर्टिकल इज़ इन रिलेशन ऑफ चाइना विथ हांगकॉन्ग. तो ज़रा हांगकॉन्ग का बैकग्राउंड समझते हैं. देखो हांगकॉन्ग एक छोटा सा टेरिटरी है इन द ईस्टर्न साइड, कोस्टल ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हांगकॉन्ग हमने रिप्रेजेंट किया. इट ओपन्स इन साउथ चाइना सी एज वेल एज अ पार्ट ऑफ इट ओपन्स इन ईस्ट चाइना सी एज वेल. और यहाँ पे साथ में ताइवान भी है और बीच में ताइवान स्ट्रेट है. हम ऑलरेडी ताइवान की मैपिंग कर चुके हैं. तो यहाँ पे एक छोटा सा टेरिटरी है हांगकॉन्ग, और ये हांगकॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनी था टिल 1997. लेकिन 1997 में जब ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया, देन ब्रिटिशर्स हैंडेड दिस टेरिटरी हांगकॉन्ग टू चाइना एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मतलब चाइना इसके ऊपर कंट्रोल तो करेगा, इसके ऊपर गवर्नेंस तो रखेगा, लेकिन हांगकॉन्ग विल हैव सर्टेन ऑटोनोमी एज वेल. तो जो सिस्टम हांगकॉन्ग के अंदर चल रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हांगकॉन्ग फ्रॉम ब्रिटेन टू चाइना, वो ये है दैट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ हांगकॉन्ग विल बी टेकन केयर बाय चाइना. रेस्ट ऑल इंटरनल मैटर्स ऑफ हांगकॉन्ग विल बी टेकन केयर बाय द पीपल ऑफ हांगकॉन्ग देमसेल्फ. ये मोर और लेस एक सिस्टम है. सो चाइना और हांगकॉन्ग के बीच का जो रिलेशन है उसको इस नाम से जाना जाता है, वन कंट्री टू सिस्टम. यानी कि हांगकॉन्ग इज़ पार्ट ऑफ चाइना इटसेल्फ, बोथ ऑफ देम आर वन कंट्री. ऐसा नहीं कि हांगकॉन्ग इज ए सेपरेट कंट्री, बट द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम आर डिफरेंट. चाइना के अंदर आपको पता है कम्युनिस्ट सिस्टम है, जबकि हांगकॉन्ग के अंदर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है. सो दैट इज़ वाई दे से इट वन कंट्री बट टू सिस्टम. अब हाल फिलहाल में हांगकॉन्ग के अंदर जो वहाँ के यूथ हैं खासकर, दे हैव बिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट चाइना. उनका ऐसा मानना है कि चाइना, वैसे तो थ्योरेटिकली चाइना उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, थ्योरेटिकली हांगकॉन्ग प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी, लेकिन चाइना keeps on interfering in the internal matters of Hong Kong. It keeps on disturbing the democratic setup of Hong Kong. ये फैक्ट है, और इस कारण से जो हांगकॉन्ग के यूथ हैं, they have been protesting against Chinese interference in recent past. और पिछले साल 2019 नवंबर मंथ से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ हांगकॉन्ग के अंदर. उस प्रोटेस्ट का नाम है ब्लॉसम एवरीवेयर. एंड अंडर दिस प्रोटेस्ट millions of Hong Kong youth came on the streets and they were protesting against Chinese interference in Hong Kong democratic system, Chinese interference in internal matter of Hong Kong. The protesters of Hong Kong wants complete autonomy now. अब वो चाहते नहीं हैं कि one country or two system follow. Now many of such protesters are demanding complete independence of Hong Kong from China. They want complete autonomy. They want a complete democratic form of government for Hong Kong. They do not want Chinese interference. अब जरा करेंट न्यूज़ देखते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 5-6 महीनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है हांगकॉन्ग के अंदर. यूथ आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना. और ऐसे हालात में चाइना हैज़ ब्रॉट अ न्यू लॉ. दैट लॉ इज़ नेम्ड हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ. और इस अभी ये ड्राफ्ट फेज में ऑफ कोर्स, लेकिन आपको पता है कि चाइना के अंदर तो ऐसी कोई डेमोक्रेसी है नहीं. उनका जो पार्लियामेंट है वो बस नाम मात्र का है. वहाँ पे ये डिसीजन तो पास हो ही जाएगा. वंस द गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस डिसीजन इट इज़ बाउंड टू गेट पास. तो अब ये हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ पास हो जाएगा और आने वाले एक सप्ताह में लगभग ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. इसका जरा सा प्रोविज़न समझते हैं. हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ के इशूज़ क्या हैं. देखो, हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ के हिसाब से जो कुछ एक टर्म्स हैं जैसे सेक्सेशन, सबवर्जन, टेररिज्म, इनको प्रॉपरली डिफाइन करने की कोशिश की गई है. इनको एक ब्रॉड रूप से एक्सप्लेन करने की या डिफाइन करने की कोशिश की गई है. जैसे कि टर्म टेररिज्म है तो कई सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, इंक्लूडिंग द एक्ट ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट हैज़ बीन नाउ कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ सबवर्जन एंड टेररिज्म. तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि ये कई सारे लोग, कई सारे यूथ जो हांगकॉन्ग के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ they might be segregated as or they might be treated as terrorist according to the new definition of terrorism presented under Hong Kong security law by China.
तो टेररिज्म की नई डेफिनेशन दी जा रही है, सबवर्जन की, सेक्सेशन की नई डेफिनेशन दी जा रही है। इसकी मदद से जो प्रोटेस्टर्स हैं जो हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक टेररिस्ट की तरह बुक किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है अंडर दिस न्यू लॉ। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस न्यू लॉ इज़ बीइंग प्रपोज्ड मेनली इन ऑर्डर टू सप्रेस द मूवमेंट गोइंग ऑन इन हांगकांग। जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है हांगकांग के अंदर उसको सप्रेस करने के लिए ये ड्रैकोनियन लॉ प्रपोज किया गया, ऐसा मानना है। और इस कारण से दुनिया भर के कंट्रीज इसको कंडेम कर रहे हैं। अभी तक इंडिया की तरफ से तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, बट यूएस हैज़ ओपनली कंडेम्ड इट। और यूएस ने तो साफ साफ धमकी भी दे दी है चाइना को कि अगर चाइना हांगकांग को फोर्सफुली सप्रेस करने की कोशिश करता है देन यूएस विल इंटरवीन इन दिस मैटर। तो ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का इशू बन चुका है हांगकांग। So with the help of this act, China is suppressing pro-democracy and pro-independence demand of the people of Hong Kong. अब ज़रा हम देखते हैं कि हम अपने यूपीएससी या एपीएससी के आंसर राइटिंग में इस पर्टिकुलर इशू का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बात तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हाल फिलहाल में कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे चाइना कश्मीर इशू को रेज़ कर रहा है, स्पेशली आफ्टर दैट 5 अगस्त 2019 डिसीजन ऑफ इंडिया टू डी ऑपरेशनलाइज द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद से हर जगह चाइना ये इशू रेज़ कर रहा है दैट इंडिया इज़ फोर्सफुली सप्रेसिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह के इशूज़ को रेज़ कर रहा है चाइना इन डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। तो कभी हम इस बात को लिख रहे हो तो कंक्लूजन में या कहीं भी एक पासिंग रेफरेंस में हम लिख सकते हैं दैट India can also raise the issues of Hong Kong protest in international forum to counter China against China's stand on Kashmir issue of India। तो कश्मीर पे चाइना का जिस तरह का स्टैंड है उस पे हम काउंटर अटैक करते हुए हांगकांग इशू को रेज़ कर सकते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट हम बलूचिस्तान इशू को रेज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कर पाकिस्तान ओपिनियन और स्टेटमेंट्स ऑन कश्मीर, वैसे ही हम चाइना के अगेंस्ट हांगकांग इशू को रेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जिनजियांग वाला तो इशू हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about Debru-Sakhowa's oil drilling project. This topic is important from our syllabus paper 6 biodiversity of Assam. तो सबसे पहले ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। देखो इस न्यूज़ आर्टिकल में सबसे पहले डिस्कस किया गया है अबाउट द टिकॉक ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट इन सलेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये जो पूरा का पूरा प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है सलेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट, इसके अंदर जो ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट लेकर के आया जा रहा है बाय कोल इंडिया लिमिटेड, उसको तो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं इन और न्यूज़पेपर एनालिसिस। वहाँ हमने देखा कि कितना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने ये भी देखा कि सलेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट एग्जैक्टली डिब्रू सैखोवा एलिफेंट रिजर्व के अंदर नहीं आता है, बट इट इज़ 15 किलोमीटर ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट, बट नेवरदलेस इट इज़ इंपॉर्टेंट पोजीशन और वहाँ पे माइनिंग के अगेंस्ट कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है आसाम के अंदर, तो अब एक तरह का ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जब प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ने लगा आसाम के अंदर, तो आसाम की स्टेट फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने ऐसा कहा कि ये जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है दैट वाज अप्रूव्ड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये सेंट्रल लेवल से अप्रूव होकर के आया है, इसमें आसाम गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। तो अब इसके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया है कि ये भले ही अभी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है, लेकिन ये जो प्रपोजल आया था फॉर दिस माइनिंग प्रोजेक्ट, दैट प्रपोजल केम फ्रॉम असम स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वे बैक इन 2016। तो सरल शब्दों में अब एक तरह का ब्लेम गेम चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि देखो असम गवर्नमेंट के स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने हमें प्रपोजल दिया था 2016 में कि यहाँ पे ओपन माइनिंग कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट लाना चाहिए, तो उस प्रपोजल के बेसिस पे हमने रिकमेंडेशन दिया है। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम कह रही है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। सो एक बार ज़रा सा ये दोनों एजेंसी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जिनके बीच में ये इशू है उनको ज़रा सा देख लेते हैं। देखो ये जो दोनों एजेंसीज हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ एंड दे हैव बीन क्रिएटेड अंडर
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो दोनों के दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो इस एक्ट के अंदर क्रिएट किए गए हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जबकि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। तो हमारे स्टेट असम के स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के ऑफकोर्स चेयरमैन होंगे और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, और 2016 में भी वही चीफ मिनिस्टर थे। सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 2016 इटसेल्फ। और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ही रिकमेंडेशन दे सकता है रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट इन और अराउंड एनी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड कोई प्रोजेक्ट लाना है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तो उसका अप्रूवल या तो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ देगा या नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ देगा। उसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को स्टैब्लिश करने के लिए भी उसका जो रिकमेंडेशन है दैट कम्स फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे देखो, हमने आपके साथ कॉपी शेयर की है माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द 9th मीटिंग ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट वाज हेल्ड इन 2016। तो ये 2016 की ये मीटिंग है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, दैट वाज चेयर्ड बाय ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल जी। और उसके अंदर 11 प्रोजेक्ट सजेस्ट किए गए थे, उसमें से चौथा नंबर प्रोजेक्ट था दिस वन, डाइवर्जन ऑफ 98.59 हेक्टेयर ऑफ सालेकी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट अंडर डिगबोई डिवीजन फॉर टिकॉक ओपन कास्ट प्रोजेक्ट कोल माइनिंग बाई नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड अंडर कोल इंडिया लिमिटेड असम। तो ये प्रपोजल था, इस पे डिस्कशन हुई, बात हुई, और उसके बाद द एक्सपर्ट कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेड द प्रपोजल। यानी कि ये प्रपोजल जो रखा गया था दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 2016, और उसके बेसिस पे फिर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का अप्रूवल दिया है। सो ये बात सही है दैट येस द फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकमेंडेशन केम from the State Board of Wildlife in 2016 regarding this Tikok open cast mining project। उसके अलावा एक इशू और निकल के आ रहा है उसी मीटिंग में, दैट वाज 9th मीटिंग ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट वाज हेल्ड इन 2016। उसी के अंदर एक और प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था जिसके ऊपर अब फिर से प्रोटेस्ट उठ रहा है असम के अंदर, एंड दैट प्रोजेक्ट वाज रिगार्डिंग ऑयल डील प्रोजेक्ट अराउंड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। सो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से देयर विल बी 7 ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स ब्रॉट बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो इसके अगेंस्ट भी अब इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं असम के अंदर। तो इसके ऊपर, इस प्रोटेस्ट के ऊपर ऑयल इंडिया लिमिटेड जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है उसने एक प्रेस रिलीज़ दिया है, और उस प्रेस रिलीज़ के हिसाब से द 7 वेल्स इनसाइड डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क इज़ अबाउट 1.5 किलोमीटर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ये फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ये लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है फॉरेस्ट से। उसके अलावा द कंपनी हैज सेड दैट दे विल यूज़ एडवांस्ड एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, और इस एडवांस्ड एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी नुकसान नहीं होगा टू द फ्लोराज एंड फौनाज ऑफ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो सरल शब्दों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक स्नैपशॉट शेयर किया ऑफ द न्यूज़पेपर सेंटिनल दैट सेज दैट द ड्रिलिंग विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क सेज ऑयल इंडिया लिमिटेड। उनका ऐसा मानना है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, उसकी मदद से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फ्लोराज एंड फौनाज को अवॉइड किया जा सकता है। तो एक बार जरा सा ये टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस कर लेते हैं, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। देखो ये फिगर को जरा ध्यान से देखो, इस फिगर में हमने एक्सप्लेन किया है, डिपिक्ट किया है ट्रेडिशनल ड्रिलिंग मेथड कि मान लो नीचे सब सरफेस में कोई क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो उसके जस्ट ऊपर हम ड्रिलिंग करके और उस क्रूड ऑयल को निकालेंगे। दिस इज़ नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये है अप्रोच, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट। यानी कि जहाँ पे क्रूड ऑयल है, जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली उसके ऊपर हम ड्रिलिंग ना करके कहीं दूर पे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके इस तरह से हम यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ से हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और नेचुरली इसमें थोड़ा सा हमें लंबा ड्रिलिंग करना होगा, बट इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इस मान लो कि ये हाइड्रोकार्बन, इसके जस्ट ऊपर कोई फॉरेस्ट है, कोई नेशनल
नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको बचाया जा सकता है। वैसा ही हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। ये जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ बीनीथ डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क, लेकिन इसके बावजूद भी इस हाइड्रोकार्बन को हम निकालेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग फ्लोराज एंड फौनाज ऑफ डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क, दैट इज़ विथ हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। हम कहीं दूर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डू हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग एंड विथ हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वी विल एक्सट्रैक्ट द क्रूड ऑयल। और ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, आपको एक बात और समझनी है कि दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। देख के आपको लगेगा कि ये ट्रेडिशनल ड्रिलिंग सस्ता होगा और ये एक्सटेंडेड रीच ड्रिल महंगा होगा, क्योंकि इसमें लंबा ड्रिलिंग करना पड़ रहा है, द डिस्टेंस इज़ लॉन्ग। बट एक बात आपको ये भी समझनी है कि हो सकता है कि ये जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर का जो रॉक हो वो काफ़ी हार्ड हो, और हार्ड होने के कारण जस्ट ऊपर अगर हम वर्टिकल ड्रिलिंग करना शुरू करें तो हार्ड रॉक को ड्रिल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, कॉस्टली होता है। लेकिन अगर हमने एक्सटेंडेड रीच ड्रिल प्रोजेक्ट लिया तो इस तरह का हम एक ड्रिल मशीन डालेंगे और वो रोटेट करते हुए ज़मीन को ड्रिल करते हुए अंदर जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो वही रास्ता लेगा जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स हैं, और सॉफ्ट रॉक्स को ड्रिल करना सरल है, तो इस तरीके से सॉफ्ट रॉक्स को ड्रिल करते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। रादर दैन ड्रिलिंग द हार्ड रॉक्स, विथ हेल्प ऑफ दिस extended reach drilling project we can drill soft rocks and we can reach here. So in that way this approach is cost effective also. It reduces friction, this technology results in more cost effective wells and it uses geology to find stable path of least resistance. जो soft rocks होते हैं उनको ही drill करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे. So this is the extended reach drill technology that Oil India Limited has said that it will use for Dibru-Sakhova oil drill project, and in this way any negative impact on floras and faunas can be avoided. In our query segment today we will discuss about investment models. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये एज इट इज़ आपके सिलेबस का हिस्सा है ऑफ पेपर 4, जो इकोनॉमी सेगमेंट उसमें एज इट इज़ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो उस टॉपिक को हम यहीं कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मनी इन एसेट्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और फाइनेंशियल गेन्स। मतलब सरल शब्दों में अगर हम अपने पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि उससे और पैसा बन पाए और फाइनेंशियल गेन हो, तो वो इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज़ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है और वो जाकर के मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाता है, किसी लेविश रेस्टोरेंट में बहुत पैसे खर्च करता है। ऑफ कोर्स दिस वॉन्ट बी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ तो जाकर के उसने कंज्यूम कर लिया और पैसा ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वही अपना वो पैसा बैंक में रखता है, मान लो फिक्स डिपॉजिट कर देता है जिस पर उसको कुछ एक इंटरेस्ट मिले, या उसकी मदद से वो कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है जिससे वो और अर्निंग कर सके, देन द सेम एक्सपेंडिचर विल बी नोन एज इन्वेस्टमेंट. Investment means you creating asset and with the help of asset creating more and more financial gain. So I hope the concept of investment is clear. अब investment model समझते हैं in an economy. Investment model देखो प्राइमरीली दो टाइप के हो सकते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे अभी तक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल का ही एग्जांपल है। अब हाल फिलहाल में कुछ एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जा रहा है, बट टिल नाउ इंडियन रेलवे इज़ द एग्जांपल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। कई सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट पावर प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। जो रोड्स बनाए जाते हैं मोर और लेस मैनी ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, इन सब की अपनी फैक्ट्रीज वगैरह, दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, इफ इट इज कमिंग विद इन इंडिया देन इट इज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इट कैन बी FDI और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक तीसरा हाइब्रिड अप्रोच भी है, नोन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल, जिसमें इन दोनों का एफर्ट के साथ एक हाइब्रिड मॉडल लाया गया है। इट इज़ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज PPP मॉडल। देखो PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट या मॉडल, इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कुछ कॉम्पिटिटिवनेस होती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के पास पावर है लैंड एक्विजिशन करने का, कई सारे अप्रूवल्स देने का, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सपर्टाइज होता है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का इफ़िशिएंट तरीके से। उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास फाइनेंस होता है, टेक्नोलॉजी होती है। इस कारण से आजकल हाल फिलहाल में भारत सरकार कई सारे ऐसे
अपने प्रोजेक्ट जैसे कि पावर प्लांट लगाना हो, ब्रिजेस बनानी हो, पोर्ट्स बनानी हो, रोड्स बनाने हो, उन सबको वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में लेकर के आते हैं. इट इज़ ए हाइब्रिड मॉडल बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स. On the basis of approach, there can be different ratio of investment, ownership, risk sharing, technical collaboration, duration. तो अलग अलग तरीक़ा की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. हो सकता है कि कहीं पे गवर्नमेंट का 20% इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट का 80% हो. सो इस तरीके से देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. एंड देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ PPP मॉडल्स. दे आर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ओन ऑपरेट, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल. इन सारे मॉडल्स को मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 मार्च 2020. तो अगर आपको इन सारे मॉडल्स को डिटेल में समझना है देन आई रिक्वेस्ट यू गो टू माय एनालिसिस ऑफ दिस 22 मार्च 2020 एंड वॉच इट देयर इन द एडिटोरियल सेगमेंट. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 371 to 375. Topic number 371 is about migration and mobility partnership agreement. Migration and mobility partnership agreement between India and France aimed at enhancing people-to-people contact, fostering mobility of students, academics, researchers and skilled professionals between India and France. It will also help in strengthening cooperation on issues related to irregular migration and human trafficking between two sides. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 372 is about TrueNAT test. TrueNAT test is an indigenous molecular diagnostic tool for tuberculosis diagnosis. It was developed by Goa-based Molbio Diagnostics विच WHO endorsed recently. तो इस कारण से ये एग्ज़ाम में आ सकता है. द TrueNAT इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड टेस्ट that by assaying the genes present in the TB bacteria can not only detect the presence of the bacteria but also can detect the drug resistance with the use of chips. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 373 is about Mission Innovation. So Mission Innovation was announced in November 2015 due to pioneering efforts by India, France and USA as world leaders came together in Paris to undertake ambitious efforts to combat climate change. सरल शब्दों में बता दूं तो 2015 में हमारा COP21 हुआ था पेरिस में अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. उस COP के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील के अलावा हमने इंडिया, US और फ्रांस ने मिलकर के क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये मिशन इनोवेशन प्रोजेक्ट साइन किया. इसके अंदर एज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैव कमिटेड टू डबल देयर गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years. और इसके 5 साल पूरे हो गए, इसलिए ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. Topic number 374 is Corruption Perception Index. Corruption Perception Index is an index published annually by Transparency International since 1995, which ranks countries by their perceived level of public sector corruption as determined by experts' assessment and opinion surveys. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 375 is juice jacking. Juice jacking is a type of cyber attack involving a charging port that doubles as a data connection, typically over USB. This often involves either installing malware or surreptitiously copying sensitive data from smartphone, tablet or other computer device. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 366 to 370 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 371 to 375 can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.